मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट्स होना हेल्दी है या फिर अनहेल्दी? वेरी हेल्दी, बिकॉज वो स्कोप देता है फॉर यू टू इम्प्रूव. कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा कि मैं यहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ, है ना. कॉन्फ्लिक्ट होना इज़ गुड. एंड सबको पता है ना कि जब झगड़े के बाद पैचअप होता है तो वो एक अलग सा ही कनेक्शन फील होता है ना, तो वो स्पार्क रहना चाहिए. तो कॉन्फ्लिक्ट होना दोनों लेवल पे अच्छा है कि वो पैचअप के बाद वाली फीलिंग और ज़्यादा अच्छी होती है और आपके पास एक स्कोप हमेशा रहता है अपने ऊपर काम करने का. और हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है, रात में एक दूसरे की तरफ उल्टा सो जाते हैं, रात भर पीट करके सो जाते हैं. तो ये सिचुएशन में एग्जैक्टली कैसे बिहेव करना चाहिए दोनों ने? आपको एक दूसरे की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए. जब झगड़ा होता है एक आदमी क्या चाहेगा कि मैं वहाँ से हट जाऊँ, क्योंकि वो इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाता है. उसके लिए टू मच है, वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है. वो इतना प्रोसेस, पहली बात हमने सीखी कि वो उसको समझाया ही नहीं गया कि इमोशंस को कैसे हैंडल करना है. तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है, उसके अंदर भी तो रेंज ऑफ इमोशंस चल रहे हैं. वाइफ को समझ में आ रहा है बट उसको बताना है. तो वाइफ वुड फील द नीड ऑफ टॉकिंग एंड हस्बैंड वुड फील द नीड ऑफ एस्केपिंग कि भाई तू थोड़ी देर शांत हो जा, मुझे भी कुछ नहीं सुनना है, इसके बारे में बात ही नहीं करनी, कल बात करते हैं ना हम लोग. तो हस्बैंड वुड वांट टू अवॉइड इट सिंपली बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि इमोशंस कैसे हैंडल करना है. दूसरा, उनके ब्रेन में ये सिस्टम ही नहीं है. उनके वर्ड वोकैबुलरी बैंक है ना, सिर्फ 7, 8 या 10,000 वर्ड्स है. फीमेल्स लेके बैठी हैं 20 से 22,000 वर्ड्स पर डे का, है ना. तो उसके पास तो है एक्सप्रेस करने का, उसके पास तो ना पोटेंशियल है एक्सप्रेस करने का, ना कैपेसिटी है इमोशनल. तो वो बात नहीं करना चाहेगा और फीमेल्स बात करना चाहेंगी. ऐसे में दोनों को एक मिडिल वे ढूंढना है कि जहाँ मुझे पता है कि उसको बात करनी होगी तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि देख, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तेरे को हेल्प कैसे करूँगा या मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ. क्या ये चलेगा हम कल बात करें इसके बारे में, तू थोड़ा शांत हो जाएगी और मैं. तो फीमेल को ऐसा भी नहीं लगेगा कि मेरी सुनी नहीं. और उसको ये भी होगा कि चलो कल तो बात करेंगे ना, ठीक है चल इसने ये तो बोला. तो दोनों ने एक दूसरे को करे और उसको भी समझ में आएगा कि हाँ भाई वो बने ही नहीं है समझने के लिए, तो मैं उससे ओवर एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही हूँ कुछ और इसका कुछ बड़ा तो नहीं बना रही. ज़्यादातर यही होता है कि मेल सो जाते हैं क्योंकि उनको प्रोसेस नहीं करना है और वो स्ट्रेस में एक्चुअली उनको नींद आ जाती है. फीमेल सोती नहीं है, वो रात भर रोती है और बोलती है ये तो सो गया, इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता. उसको फ़र्क पड़ता है बट उसको आता नहीं है हैंडल करना. ये अवेयरनेस बेसिक हो गई ना, तो आई थिंक उस टाइम पे बात ना करना इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वी आर लर्निंग टू रिस्पॉन्स एंड नॉट रिएक्ट. इमोशनल मेच्योरिटी इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्डिंग एंड नॉट रिएक्टिंग. एंड उस टाइम पे अगर आपने बात की तो दैट वुड बी reaction. And what are the 5 must do things to spice your relationship? Make sure that your sexual life is consistent. Intensity doesn't matter. वो हमें पता है कि age, responsibility सबके साथ वो setback लेती है. Consistency होनी चाहिए. Of course you can try different things out, you know, when it comes to intimacy levels. तो वो definitely एक spark लेके रखती है. Going on vacations. Once at least year, only partners, without kids, without having guilt. Vacations is very important to keep the spark and try doing those things जो आपने कॉलेज, अगर इट्स अ लव मैरिज कॉलेज टाइम पे की थी, शादी के स्टार्टिंग के दिनों में की थी, देखो पता हमने वो किया था, चलो अभी अब कैसे वो एक्सप्लोर करते हैं, वो चीज़ जाके एक्सप्लोर करो. ज़रूर करनी चाहिए. एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू ड्रेसिंग्स. अगर आप बाहर वेकेशंस पे जा रहे हो, ड्रेसिंग सेंस में एक्सपेरिमेंट करो. हस्बैंड को लगता है ये तो चेंज हो गई है यार, इसको मैं बोर हो गया उसको देख के, तो वो चीज़ आप अगर आप फैमिली में रह रहे हो आप शायद नहीं कर पाओगे. तो आप बाहर जब जा रहे हो तो ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट करो. नो शेम इन दैट, है ना. वो चीज़ स्पाइस ऑफ कोर्स करती है. देन ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करना फ्रेंड्स को, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वाइफ्स कई बार उनको लगता है ये बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, और या फिर हस्बैंड को लगता है पूरा टाइम फ़ोन पे ही लगी है अपनी वाइफ, यू नो, फ्रेंड्स के साथ. अपने फ्रेंड्स के साथ भी वाइफ को हैबिट करनी चाहिए, डालनी चाहिए. वंस इन अ वाइल अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स के साथ मिली, और हस्बैंड को भी वाइफ के इधर आना चाहिए, जहाँ पे थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ता है और उनको फील होता है कि हाँ ये तो मतलब मेरा हस्बैंड भी पार्ट है मेरी फ्रेंड सर्कल का. इंटरनल फ्रेंड्स ग्रुप. हाँ, इंटरनल फ्रेंड्स ग्रुप का मिलना चाहिए. अगर कॉमन है तो बहुत ही अच्छी बात है. एंड लव लेटर्स लिखने चाहिए. ये आउटडेटेड चीज़ हो गई है बट इसको वापस लेके आना चाहिए. टेक्स्ट मैसेज में, वॉइस नोट्स में वो बात ही नहीं है जो आप लिख के एक्सप्रेस करते हो. एंड ये चीज़ें मैटर करती है. जब आप
10 साल बाद भी दिखाओगे, देखो तुमने वो लेटर दिया था, ये छोटा सा नोट लिखा था, ये मैंने आज भी संभाल के रखा है, एंड यू फील कि यार नहीं ये करती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम भूल गए, फ्लावर्स लेके आने चाहिए, छोटे छोटे सरप्राइज देने चाहिए। आज क्या है, आज कुछ नहीं है, आई जस्ट फील लाइक टेलिंग यू हाउ स्पेशल यू आर फॉर मी। You don't wait for your birthdays, you don't wait for anniversaries, you don't wait for special days to express your love. Just do it out of blue and surprise her. करनी चाहिए, मैं करता हूँ। हाँ, तो हमेशा करता है। चलो करता हूँ। मैरिज में बोर्डम कब आने लगता है? जब आप ये सब चीज़ें करना बंद कर देते हैं, जब आपको लगता है कि आप when you start taking your partner for granted, आपको वो स्पेशल पर्सन ना स्पेशल फॉर लाइफ है। वो स्पेशल पर्सन तब तक स्पेशल नहीं है जब तक उसके साथ शादी नहीं हो गई। तो वो स्पेशल एफर्ट्स हम तब तक ही लगाते हैं जब तक हमारी शादी, फिर लगता है तो अब तो ये कहाँ जाएगी ना। फिर जब हम वो एफर्ट लगाना बंद कर देते हैं तब वो धीरे धीरे बोर्डम आ जाती है हमारी